हेलो फ्रेंड्स, सदर नेटवर्क ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आपका जो आज का जो टेस्ट है वो है पेपर सेकंड पार्ट बी यूनिट 5 का टेस्ट है आपका। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, पेपर सेकंड है, ठीक है ना। पेपर सेकंड जो है उसका जो पार्ट बी है उसका यूनिट 5 का टेस्ट है। आज से आपके टेस्ट के टॉपिक थे आज से आपके टेस्ट के टॉपिक है कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल और संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार, विश्व स्वास्थ्य संगठन उद्देश्य रचना कार्य व कार्यक्रम। तो ये आपके आज के टेस्ट के टॉपिक थे, ठीक है। जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये हमारी जो पेड टेस्ट सीरीज है, हमारे ग्रुप में यूनिट वाइज पेड टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये उस पेड टेस्ट सीरीज का वीडियो है जो हम समय समय पर अपने कॉमन ग्रुप में सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप लोगों को भी समय समय पर मार्गदर्शन किया जा सके। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3 लाइनों में इनका आंसर लिखना था। तो इसमें ए नंबर का क्वेश्चन था आपका पूरक पोषण, पूरक पोषण को लिखना था आपको 3 लाइनों में। बी नंबर का क्वेश्चन था आपका हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को 3 लाइनों में बताना था। सी नंबर का क्वेश्चन था आपका एलिजा टेस्ट। तो हम देख लेते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है वो 50 शब्दों के क्वेश्चन थे, 5 मार्क का क्वेश्चन थे। आयोग के अनुसार 50 शब्द, 5 से 6 लाइन, हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन। तो इसमें जो आपका ए नंबर का क्वेश्चन था वो था आपका कुपोषण क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। और बी नंबर का आपका क्वेश्चन था प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल का अनुपयोग लिखिए। तो प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो तकनीकी दखल है उसके क्या करना था, अनुपयोग लिखने थे। फिर जो आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो आपका 11 मार्क का क्वेश्चन था, 200 शब्दों में आपको लिखना था इसका आंसर। तो इसमें जो ए नंबर का क्वेश्चन था वो था वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भ में WHO की भूमिका लिखिए। तो वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भ में WHO की भूमिका लिखनी थी। क्वेश्चन पेपर को आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना था, और जो लोग भी 20 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, वही लोग मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय पर लिख पाएंगे। तो चलिए आज के हम मॉडल आंसर देख लेते हैं। आज के मॉडल आंसर क्या है। तो इसमें जो आपका ए नंबर का क्वेश्चन था वो था पूरक पोषण। तो पूरक पोषण को आपको लिखना था 3 लाइनों में। तो देख लेते हैं पूरक पोषण क्या है। 3 मार्क का क्वेश्चन था पूरक पोषण। जब तो देख लेते हैं, जब सामान्य आहार से हमारी पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो अतिरिक्त पोषण दिया था, जैसे क्या कहते हैं, पूरक पोषण कहते हैं। फिर मैंने बता दिया जैसे गुड़, मूंगफली, चना, सोयाबीन, ठीक ना। जब सामान्य आहार से आपकी पोषण संबंधित आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती तो अतिरिक्त पोषण दिया था, जैसे क्या कहते हैं, पूरक पोषण, जैसे गुड़, मूंगफली, चना, सोयाबीन, ठीक है। और फिर बाद में आपको इसके कार्यक्रम लिख देते हैं कि पूरक पोषण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कार्यक्रम में आपका मंगल दिवस कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय पूरक पोषण अभियान जो है, ठीक है ना, राष्ट्रीय पूरक पोषण मिशन जो है वो हो गया आपका, ठीक है ना। कार्यक्रम में मंगल दिवस कार्यक्रम, राष्ट्रीय पूरक पोषण अभियान, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या कर दी, एक डेफिनेशन बता दी इसकी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने बता दिया कि जैसे गुड़, मूंगफली, चना, सोयाबीन जो होते पूरक पोषण, उदाहरण है पूरक पोषण के। और फिर उसके बाद आपने कार्यक्रम बता दिए, जैसे मंगल दिवस कार्यक्रम, राष्ट्रीय पूरक पोषण अभियान, ये पूरक पोषण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान है। तो ये आपका हो गया उत्तर ए। फिर हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक बी, ठीक है। तो हीमोफीलिया को आपको लिखना था, हीमोफीलिया को 3 मार्कर क्वेश्चन था, हीमोफीलिया 3 लाइनों में आपको लिखना था। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। यह एक अनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक ना। तो क्या है, यह एक अनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। वाहक इसकी जो होती हैं वो होती हैं स्त्रियां, प्रभावित होते हैं कौन, पुरुष। तो वाहक कौन होती हैं, स्त्रियां, प्रभावित होते हैं पुरुष। और इसका लक्षण क्या है, चोट लगने पर रक्त का थक्का देर से जमता है। तो आपने 3 फैक्ट दे दिए, क्या, यह एक अनुवांशिक रोग है। तो आपने ये बता दिया कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, ठीक है, अनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा। वाहक इसकी स्त्रियाँ होती है, प्रभावित इससे पुरुष होते हैं। लक्षण क्या होते हैं, चोट लगने पर रक्त का थक्का जो होता है वो देर से जमता है, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। तो ये आपका हो गया बी नंबर का क्वेश्चन। फिर देख लेते हैं सी नंबर का क्वेश्चन। जो आपको सी नंबर का क्वेश्चन है वो था आपका एलिजा टेस्ट, ठीक है ना। एलिजा टेस्ट को लिखना था कि क्या है। तो एलिजा टेस्ट बता दिया मैंने कि यह क्या है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। आप चाहो तो एलिजा का जो फुल फॉर्म होता है, एलिजा का फुल फॉर्म लिखो। जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास में, जैसे लिखा आपके पास में लिख के आया कि RI सेट लिखा,
या मान लो 3 मार्कर में आया इसरो लिखा है ना, इसरो, तो आपको शुरुआत करनी है ऐसे, आपको ऐसे शॉर्ट में लिखा है इसरो, या देवनागरी में आपको इसरो लिख के आ गया ऐसे, इसरो लिख के आया है क्वेश्चन में, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको शुरुआत करनी है उसका क्या कहते हैं फुल फॉर्म बता के, भारतीय अंतरिक्ष पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान संगठन, है ना, इस प्रकार से पूरा नाम। तो आप चाहो तो एलिसा का जो फुल फॉर्म होता है वो लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो जो जिनकी शॉर्ट फॉर्म लिखे रहते हैं उनकी शुरुआत इसी प्रकार से करनी है, उनका पूरा नाम लिख कर, ठीक है। देख लेते हैं, तो जो सी नंबर का क्वेश्चन है वो है, यह एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। क्या है? एलिसा टेस्ट का एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। इसमें एंटीबॉडी का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। इसके माध्यम से एड्स के रोगी की पहचान की जाती है। तो एड्स जो होता है, एड्स की जांच थी ना, एलिसा टेस्ट से की जाती है। एड्स के रोगी की पता किया जाता है, एंटीबॉडी का परीक्षण किया जाता है। क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है, हमें 3 लाइन ही लिखना, 3 लाइन से ज़्यादा लिखना। जब 5 मार्क में आएगा तो हम इसके बारे में ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? उत्तर सी। फिर हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको 2 प्रश्न दिए गए थे, प्रश्न ए और प्रश्न बी, जिनके उत्तर आपको कितने 50 शब्दों में लिखने थे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक ए आपका था, वो था कुपोषण क्या है, इसके प्रकार समझाइए। तो कुपोषण के प्रकार समझाए थे कि कुपोषण होता क्या है। तो देख लेते हैं कुपोषण क्या है, फिर उसके प्रकार बताने थे, ठीक है ना। परिभाषा, जैसे यहाँ पे परिभाषा डाला, मैंने आपको बताने के लिए परिभाषा लिख दिया, आपको इस प्रकार से लिखना नहीं है परिभाषा, आपको सीधे लिखना है, ठीक है ना। जब आप अपने आंसर को लिखोगे मेंस में, तो इस प्रकार से परिभाषा नहीं लिखनी उसमें। तो देख लेते हैं कुपोषण क्या है। तो कुपोषण से तात्पर्य है उत्तम पोषण की विपरीत दशा से। कुपोषण से तात्पर्य उत्तम पोषण की विपरीत दशा से, अर्थात जब किसी व्यक्ति को आयु एवं शरीर के अनुरूप दीर्घकालिक रूप में उचित पोषण नहीं मिल पाता तो उसे कुपोषण कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को उचित पोषण ना मिले तो वो क्या है? कुपोषण कहलाता है, ठीक है ना। कुपोषण की स्थिति किसी भी व्यक्ति व बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देती है, ठीक है ना। कुपोषण जो होता है वो किसी भी व्यक्ति क्या करता है? शारीरिक और मानसिक विकास को क्या करता है? अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है, ठीक है ना। फिर कुपोषण के प्रकार ही बताने थे आपको, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है, कितना बताओगे? डेफिनेशन लिख दोगे और कुपोषण के प्रकार बता दोगे। कुपोषण से होने वाले रोग बता सकते हैं आप, है ना, कौन कौन से रोग होते हैं। कुपोषण के प्रकार कौन कौन से? तो 2 प्रकार का होता है, अल्प पोषण, अति पोषण। अल्प पोषण मतलब दीर्घकालिक रूप में पोषण तत्वों की कमी, ठीक ना। अल्प पोषण का मतलब होता है दीर्घकालिक रूप में पोषण तत्वों की कमी। अब यहाँ पर जो लिखा है जैसे मरासमस और क्वाशियोरकर, ये जो अल्प पोषण है उससे होने वाले रोग लिखे हैं, ठीक है ना। मरासमस रोग होता है, एक होता है क्वाशियोरकर रोग होता है, ठीक है ना। तो ये रोग लिखे हैं, ठीक है ना। तो रोग डाल के आपको लिखना है कि और उससे होने वाले रोग कौन कौन से? मरासमस, क्वाशियोरकर, अल्प पोषण से होने वाले, और भी है मरासमस, क्वाशियोरकर आदि लिख देना, ठीक है। फिर आता है अति पोषण। तो अति पोषण का मतलब होता है दीर्घकालिक रूप में पोषक तत्वों की अधिकता, ठीक है ना। अल्प पोषण जो होता है उसमें क्या होता है? दीर्घकालिक रूप में पोषक तत्वों की क्या होती है? कमी होती है, ठीक है ना। उससे होने वाले रोग है मरासमस हो गया, क्वाशियोरकर हो गया। अति पोषण जो होता है दीर्घकालिक रूप में पोषक तत्वों की अधिकता से होता है अति पोषण, और दोनों ही क्या है? कुपोषण के प्रकार हैं। तो दीर्घकालिक रूप में पोषक तत्वों की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मोटापा जैसे, ठीक है ना, मोटापा हो जाता है। तो ये आपका हो गया उदाहरण काय का अति पोषण का। तो ये आपका हो गया उत्तर ए। फिर देख लो उत्तर बी। आपको जो बी नंबर का क्वेश्चन था, बी नंबर का वो क्वेश्चन है प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल के अनुप्रयोग लिखिए। तो प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो तकनीकी दखल है उसके क्या करने थे? अनुप्रयोग लिखिए। तो प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो तकनीकी दखल होता है वो क्या होता? जो तकनीकें चल रही, विभिन्न आधुनिक तकनीकें हैं चिकित्सा की, उनके माध्यम से क्या करना? प्रतिरक्षा को मजबूत करना ही प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल कहलाता है। तो देख लो कौन कौन से प्रतिरक्षा क्षेत्र में तकनीकी दखल के अनुप्रयोग लिखने थे। अनुप्रयोग हम कौन कौन से करें तकनीकी का प्रतिरक्षा के क्षेत्र में? तो देख लो, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से दवाएं, डीएनए, टीके, एंजाइम का निर्माण, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का निर्माण किया जा रहा है, दवाओं का निर्माण किया जा रहा है, प्रोटीन का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे एंजाइमों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे हार्मोन का निर्माण किया जा रहा है आजकल वर्तमान में, जिनसे आपकी क्या होगी? आपकी उम्र कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, एंजाइम का निर्माण हो रहा है, डीएनए टीके बन रहे हैं, ठीक है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैजा के टीके का निर्माण, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैजा के टीके का निर्माण किया जा रहा। नैनो रोबोट के माध्यम से लक्षित स्थान तक दवा का पहुंचाना, जीन चिकित्सा। नैनो रोबोट जो होते हैं छोटे छोटे रोबोट्स,
कैप्सूल के आकार से भी छोटे, ठीक है, 10⁻⁹, ठीक है ना, लेवल होता है इनका, इतने छोटे 10⁻⁹, ठीक है ना। तो इतने छोटे 2019 का जो आपका सिलेबस था उसमें नैनो टेक्नोलॉजी थी, अभी आपके 2020 सिलेबस में नहीं है। तो नैनो रोबोट के माध्यम से क्या करना, लक्षित स्थान तक दवा का पहुंचाना। जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। जीन चिकित्सा से कैंसर का इलाज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का इलाज कर सकते हैं हम, ठीक है। लेयर तकनीक जैसे एक्सरे मशीन, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड। लेयर तकनीक अलग चीज़ है, एक्सरे मशीन अपने आप में अलग चीज़ है, एंडोस्कोपी अलग चीज़ है, अल्ट्रासाउंड अलग चीज़ है, ये भी हो रहा। आंत के रोगों के लिए लैब उपयोग दवा का निर्माण, रोटा वायरस के लिए कैंडिडेट वैक्सीन का निर्माण। तो ये सब क्या है, तकनीकी दखल के कारण इन सब का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इनसे क्या हो रहा, हमारी प्रतिरक्षा बढ़ रही और विभिन्न हमारे जो रोग हैं, जो हमारे असाध्य रोग हैं, वो भी ठीक हो रहे हैं। तो प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल का अनुप्रयोग यही होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना था, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं एलिसा टेस्ट को भी आप लिख सकते हैं। जितने भी आप मॉडर्न जो आपकी चिकित्सा पद्धति है उनको आप सबको लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, 11 मार्क का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। 11 मार्क का क्वेश्चन मतलब 200 वर्ड का क्वेश्चन था, 2 पेज में आपको लिखना था इसको। तो आपका जो क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 3 वो था वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भ में WHO की भूमिका लिखी। तो वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या करना था, WHO की भूमिका को लिखना था। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको कहाँ से, परिभाषा से, इंट्रो देना है WHO का, ठीक है। देख लेते हैं हम क्या है, फिर उसके बाद उसकी संरचना बता देनी है। तो देख लो, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना। WHO का फुल फॉर्म जो लिखा है कोष्टक में लिख सकते हो आप, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने, आपसी सहयोग स्थापित करने एवं स्वास्थ्य के मानक तय करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो WHO क्या है, विश्व के देशों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने, आपसी सहयोग स्थापित करने एवं स्वास्थ्य के मानक तय करने वाली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। तो आपने परिभाषा बता दी कि WHO क्या है, विश्व के देशों के मध्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने, आपसी सहयोग स्थापित करने, स्वास्थ्य के मानक तय करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उसके बाद में विश्व स्वास्थ्य दिवस लिख दो आप, 7 अप्रैल को। स्थापना बता दो इसकी, WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय बता दो इसका क्या, जिनेवा में मुख्यालय इसका। वर्तमान अध्यक्ष बता दो कौन है, सदस्य बता दो 194। वर्तमान अध्यक्ष मैंने लिखे नहीं है, आप देख लेना। WHO के जो वर्तमान अध्यक्ष उनका नाम लिख देना। वैसे टेड्रोस अधानोम है शायद वर्तमान अध्यक्ष, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये होगा आपका इंट्रो, ठीक है ना। तो ये आपका इंट्रो हो गया, और ये जो पॉइंट थे इनको एक के बाद एक ऐसे आप लिख सकते थे लाइन में, ठीक है ना। स्थापना के बाद यहाँ पे कॉमा लगा के मुख्यालय, ठीक है ना, वर्तमान अध्यक्ष, उसके बाद में सदस्य देश यहीं पर वर्तमान अध्यक्ष नाम लिखिए, यहीं पे कॉमा लगा के सदस्य देश 194। तो ये हो गई WHO का इंट्रो हो गया छोटा सा। फिर क्योंकि WHO क्या पूछा गया, WHO का भूमिका पूछी गई स्वास्थ्य के संदर्भ में, वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भ में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, WHO की संरचना बता देनी है थोड़ी सी, लेकिन संरचना को क्या है, डिफाइन नहीं करना, ठीक है ना। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसको डिस्क्राइब नहीं करना। विश्व स्वास्थ्य सभा है जो, इसको डिस्क्राइब नहीं करना। कार्यकारी बोर्ड जो है इसको डिस्क्राइब नहीं करना। सचिवालय को डिस्क्राइब नहीं करना। आपको केवल संरचना बता देनी कि संरचना क्या है WHO की। तो WHO में क्या होती है, एक होती है विश्व स्वास्थ्य सभा, एक होती है इसकी कार्यकारी बोर्ड, एक होता है सचिवालय जो WHO का काम देता है, एक होता है क्षेत्रीय समितियाँ, ठीक है ना। तो दक्षिण एशिया की समिति जो है वो दिल्ली में है WHO की। तो ये हो गया क्या, ठीक है ना। आपने छोटी सी संरचना बता दी, संरचना को डिस्क्राइब नहीं करना। जब कभी संरचना पूछे तो संरचना को लिखना। उसके बाद में आप थोड़े से क्या लिख दो, उद्देश्य लिख दो WHO के, ठीक है ना। तो WHO के उद्देश्य लिख लो। विभिन्न देशों के मध्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की प्रगति, ठीक है ना। जो स्वास्थ्य संबंधी कार्य चल रहे हैं, कोई टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, उनकी क्या करना, प्रगति करना विभिन्न देशों के मध्य। तकनीकी एवं वित्तीय सहायता स्वास्थ्य के संदर्भ में सदस्य देशों को। तो सदस्य देश जो होते हैं 194 देश जो सदस्य देश हैं, उनको क्या करना, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। फिर देख लो, विविध रोगों के लक्षणों कारणों का तुलनात्मक अध्ययन करना। जो बहुत सारे रोग होते हैं उनके लक्षणों कार्यों को तुलनात्मक अध्ययन करना। स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का संग्रहण, वितरण, विश्लेषण। स्वास्थ्य संबंधी जो आंकड़े हैं उनका संग्रहण करना, वितरण करना, विश्लेषण करना, ठीक है ना। किसी भी रोग को पैंडेमिक घोषित करना, एपिडेमिक घोषित करना,
ठीक है ना। पेंडेमिक एपिडेमिक यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको बताते आ रहा हूँ। पेंडेमिक एपिडेमिक, ठीक है ना। कोरोना के संबंध में जो WHO की कार्यप्रणाली पर काफ़ी सवाल उठाए गए, ठीक है ना। ये कोरोना के बारे में देर से जानकारी दी, या फिर चाइना को क्लीन चिट दे दी गई, ठीक ना। WHO ने क्लीन चिट दे दी चाइना को। तो ये सब चीज़ें हैं करंट के, आप टॉपिक भी निष्कर्ष में जोड़ सकते हो, ठीक है ना। फिर देख लो WHO की कार्य देख लो। WHO की कार्य क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में मार्गदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के मध्य समन्वय स्थापित करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना? मार्गदर्शन करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन जितने भी हैं उनके मध्य क्या करना? समन्वय स्थापित करना। कुपोषण से प्रभावित विशेष क्षेत्रों में उचित पोषण कार्यक्रम क्रियान्वित करना, ठीक है ना। स्वास्थ्य कैंप, ट्रामा सेंटर की स्थापना करना। संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों हेतु बचाव हेतु शोध व अनुसंधान करना। तो बहुत सारी संक्रामक और असंक्रामक बीमारी होती है, उनके बचाव हेतु शोध व अनुसंधान करता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य कैंप एवं ट्रामा सेंटर की स्थापना करना, ठीक है ना। कुपोषण से प्रभावित विशेष क्षेत्रों में उचित पोषण कार्यक्रम चलाना, ये सब चीज़ें करता है ये, ठीक है ना WHO। फिर क्या करता है? विभिन्न दवाओं व टीकाओं का निर्माण करना। दवा और टीकाओं का निर्माण करना, जैसे इबोला की वैक्सीन बनाई थी WHO ने, ठीक है ना। फिर अविकसित एवं विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवा हेतु ऋण उपलब्ध कराना। निःशुल्क दवाएं, स्वास्थ्य अभियान, टीकाकरण कार्यक्रम चलाना। जैसे हमारे देश में जो पल्स पोलियो अभियान है वो WHO के मार्गदर्शन में चला, WHO की सहायता से चला, ठीक ना। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो ये सब चीज़ें क्या होगा? इसके कार्य होगा, ठीक ना। तो आपने कार्य बता दी, उसके बाद में आप बता दो इसकी क्या थोड़ी सी उपलब्धि, ठीक है। तो WHO की उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। ठीक है, तो उपलब्धि आप लिख दो। WHO की बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, 2-3 आपको लिख देना है, ठीक है ना। दो जैसे देख लो मैंने क्या लिख दिया। WHO के पल्स पोलियो अभियान से 2012 में यूरोप, 2014 में क्या हुआ? भारत एवं 11 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उन्मुक्त हुए, ठीक है ना। तो मुक्त हो गए, मतलब पल्स पोलियो अभियान चलाया WHO ने, तो उससे क्या हुआ? 2012 में यूरोप में पोलियो ख़त्म हो गया। 2014 में भारत और 11 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश क्या हो गए? पोलियो से मुक्त हो गए। फिर मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से 2001 से 2003 के बीच वैश्विक स्तर पर 85% रोगों में कमी आई। ये आंकड़ा है, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से 2001 से 2003 के बीच वैश्विक स्तर पर 85% रोगों में कमी आई। फिर 2008 से 2019 के बीच में WHO ने स्वाइन फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू, जापानी बुखार जिसको जापानी इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, एबोला, निपाह आदि खतरनाक वायरसों की वैक्सीन तैयार कर मानवीय स्वास्थ्य को क्या किया? सुरक्षित किया, ठीक है। इसने एक सेंट्रल ड्रग, ठीक है ना, हाउस का भी निर्माण किया है, ठीक है ना। तो सेंट्रल ड्रग वेयर हाउस का भी इसने क्या किया? निर्माण किया है। तो सेंट्रल ड्रग वेयर हाउस में क्या होगा? वहाँ से जल्दी से क्या कहते हैं दवाइयों को पहुँचाया जाएगा, ठीक है ना। जो सदस्य देश हैं उनके पास वितरित किया जाएगा। तो इसको भी ले सकते थे आप, सेंट्रल ड्रग वेयर हाउस, ठीक है ना। यहाँ पर एक और पॉइंट बना के आप ले सकते थे। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, थोड़ी बहुत हमने बता दी, ठीक है ना। मैं आपको केवल एक आइडिया दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या लिख दिया? कमियाँ लिख दी। WHO की कमियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखो कमियाँ कौन कौन सी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में वित्त का क्या है? अभाव है। नियमित समय पर WHO की टीकाकरण कार्यक्रमों दवाओं का सुनिश्चित ना हो पाना, ठीक है ना। नियमित समय पर WHO के टीकाकरण कार्यक्रम और दवा क्या हो रहा है? नहीं पहुंच पा रहे, सुनिश्चित नहीं हो पा रहे। विकसित देशों में क्या है? अनावश्यक हस्तक्षेप, जैसे चाइना का, समझ रहा, मतलब ऐसे आरोप लगे हैं, ठीक है ना। चाइना के ऊपर या WHO के ऊपर आरोप लगे कि चाइना के प्रभाव में कहीं ना कहीं काम कर रहा, ठीक है ना। और उसने चाइना को क्लीन चिट दे दी थी कोरोना के मामले में, ठीक है ना। अमेरिका ने ऐसा बोला था WHO के लिए। फिर WHO की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, नियंत्रण, निर्देशन की कमी है। तो इसका जो योजना जो चल रही है उसके क्या है? प्रभावी क्रियान्वयन और नियंत्रण और निर्देशन की क्या है? कमी है। तो ये कोई आपकी कुछ कमियाँ, ठीक है ना। इनमें से मोस्ट जितनी भी कमियाँ हैं जो इनमें से आप, ठीक है ना, इन कमियों को आप चाहो तो और जगह चिपका सकते। जैसे आपसे कभी ADB पूछ ले वो, ठीक है ना, आपके कोर्स में जो अलग संगठन है उनमें आप ले सकते हो। वित्त का अभाव सारे संगठनों में है। विकसित देशों का अनावश्यक हस्तक्षेप सारे संगठनों में है। नियंत्रण, क्रियान्वयन, निर्देशन की क्या है? कमी है सारे संगठनों में। तो ये आप कुछ कॉमन कमियां हैं जिनको आप लिख सकते, ठीक है ना। तो ये आपकी हुई क्या? कमियां। आप चाहो तो कार्यक्रम भी लिख सकते थे कि WHO के कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आप कार्यक्रम लिख सकते थे, जैसे कार्यक्रम में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, पल्स पोलियो अभियान हो गया,
ठीक है ना, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हो गया, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय केमिकल सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, मधुमेह कार्यक्रम हो गया, क्षय रोग कार्यक्रम हो गया। तो ये सब क्या है, इसके कार्यक्रम है WHO के, उनको भी आप लिख सकते थे। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक निष्कर्ष लिख देना है। आज मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूँ किस प्रकार मैंने बनाया, ठीक है। ये जो निष्कर्ष है ये अंतिम निष्कर्ष नहीं है, मैं आपको केवल एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, एक डायमेंशन देने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी कोशिश करें कि इस प्रकार के आप निष्कर्ष बनाओ, ठीक है ना। तो देख लो, उपयुक्त कमियों के बावजूद वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में WHO ने सराहनीय भूमिका निभाई है। इतनी सारी कमियां हमने बता दी, उसके बाद भी हमने क्या बताया कि फिर भी इसने क्या है, सराहनीय भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों व कार्यक्रमों के चलते स्वास्थ्य के सभी आयामों में सार्थक वृद्धि हुई है। इसके जो प्रयास हैं और कार्यक्रम है, इसके चलते क्या हुआ, स्वास्थ्य के जितने भी आयाम हैं उनमें क्या हुई, वृद्धि हुई। और विश्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरोग्य मुक्त भूमंडलीकरण की ओर बढ़ा है, ठीक है ना। तो सभी आयामों में क्या हुई, वृद्धि हुई, और विश्व क्या हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ, आरोग्य मुक्त भूमंडलीकरण, ठीक, की तरफ बढ़ा हुआ है। तो ठीक है ना, तो जब देखो कितनी अच्छी लाइन मैंने लिख दी यहाँ पर, आरोग्य मुक्त भूमंडलीकरण। तो ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार से आपको करना था, ये आपका निष्कर्ष हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था, वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भ में WHO की भूमिका लिखिए। तो जब भी क्वेश्चन आया तो उसका फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, फॉर्मेट में आपको आंसर लिख के बता दिया गया है। तो इसी प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भ में WHO की भूमिका लिखिए। तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिख देना, इंट्रो। उसके बाद में आपको लिख देना है उद्देश्य, ये मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, उद्देश्य लिख देना आपको, ठीक है ना, किसके उद्देश्य क्या है, स्थापना वगैरह भी इंट्रो में बताए ना, उद्देश्य लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बता दो, आप इसके कार्य बता दो, कार्य आपको लिख देना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या बता दो, आप इसकी उपलब्धि बता दो, उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं, उपलब्धि में आपको टोटल आंकड़े लिखने हैं। उसके बाद में आप इसकी क्या बता दो, कमियाँ बता दो, और फिर बता दो क्या, निष्कर्ष। और आप चाहो तो संरचना भी लिख सकते हैं, संरचना भी। जब कभी संरचना आ जाए तो जब WHO की संरचना समझाई, WHO क्या है, WHO की संरचना समझाई, तो इसी प्रकार से आपका बनेगा फॉर्मेट। इंट्रो में परिभाषा बता देना, उद्देश्य बता देना, संरचना बता देना, संरचना को फिर डीप समझाना है, ठीक है ना। फिर आपको क्या बताना है, कार्य बता देना है। फिर आपको निष्कर्ष, कमियों के बाद में निष्कर्ष। आपको क्या कहते हैं, कार्यक्रम और उपलब्धि नहीं लिखना, ठीक है ना। कभी आपसे पूछ ले उपलब्धि बताइए, ठीक है ना, उपलब्धियाँ के लिए आपसे पूछ ले, तो उपलब्धि को भी आपको इसी प्रकार करना है, ठीक है ना। उपलब्धि को आपको बांट लेना है, ठीक है, भागों में। जैसे आपसे पूछा कि उपलब्धि बताइए, तो उपलब्धि को आपको बांट लेना है, आपको लिख देना है कार्य WHO के, ठीक। आपको लिख देना है कार्यक्रम, जो मैंने कार्यक्रम आपको पढ़ के बताया, मैंने आपको मॉडल आंसर में नहीं दिए हुए हैं। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम होगा, पल्स पोलियो अभियान हो गया, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम होगा, क्षय रोग कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम। और फिर आपको दे दें आंकड़े। तो यहाँ पर मैंने उपलब्धि के रूप में जो आंकड़े यहाँ पर लिखे ना, ये जो आंकड़े लिखे हैं, इन्हीं आंकड़ों को आपको चिपका देना है। तो इस प्रकार से करना है, किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है, फॉर्मेट एक ही है लगभग, तो इस प्रकार से करना है। तो ये हो गया आपका आज के मॉडल आंसर का वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और मैं आपको बता दूँ कि जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज को अवेल करना चाहते हैं, जो लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मात्र 1500 रुपये फ़ीस देकर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको रोज़ टेस्ट डाला जाता है, आपको रोज़ अगले दिन के लिए, अगले टेस्ट के लिए टॉपिक डाल दिए जाते हैं। उस टेस्ट को आपको लिखकर आपको ग्रुप में सेंड करना है, PDF बनाकर उस टेस्ट की। वो आपको चेक होकर रात में मिल जाती है, और रात में आपको ये मॉडल आंसर की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। और जो जॉब प्रोफेशनल है उनके लिए सुविधा है, वो किसी भी समय पर इस टेस्ट को लिखकर अपने सुविधा अनुसार इस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का वीडियो, और आज की वीडियो में धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।